जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। फिर आज के वीडियो में हम लोग दिखने वाले हैं नॉन स्टॉप 120 प्लस 40 मार्क्स रीजनिंग और मैथ मिला करके, और बाकी जीके जीएस करंट अफेयर्स से लेकर के सबको। ओके, तो वीडियो में बने रहेंगे। मात्र सवा घंटा का वीडियो रहेगा। सवा घंटा में ही 120 को खत्म करने का हम पूरा कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब रूट वाला मामला है। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इधर से हम हल करते जाते हैं, इधर जुड़ते चल जाते हैं, अपने हल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर एक आध पढ़े होंगे तो इजी होगा। 49 का वर्गमूल निकलेगा कितना? 7 निकलेगा, ठीक ना। 7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 जब इसमें ऐड, इसमें इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो 7 निकलेगा। तो 7 इसमें ऐड कीजिएगा 722 में, तो 7 जोड़िएगा तो 7 2 9 2 ऐसा 729 आया। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब कि अब हमको घनमूल निकालना है किसका? 729 का। तो 729 किसका होता है? 7 7 49 9 कम 9 9 81 9 का 9 72, मतलब 9 का होता है। तो 9, तो इसका 729 का घनमूल कितना होगा? 9 होगा। अब आपको घनमूल तो निकालने आता ही होगा ना। इसको खंड करते हैं, खंड के करने के बाद अंदर से खंड 3 गो में से एगो निकालते हैं, वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकालते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद अब इस पूरा का हल आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 9। फिर अब 9 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 और 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इधर से हल करते जा रहे हैं, 25 हो जाएगा। 16 9 25, और फिर यहाँ पे क्या है? रूट है। तो रूट है तो मतलब यहाँ 2 छुपा है, मतलब कि हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। तो वर्गमूल तो 9 16 9 25 हो गया। तो फिर 25 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 5। फिर 5 इसमें जुड़ जाएगा तो 59 को 5 को कितना हो जाएगा? 5 9 14, अच्छा 64 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपकी क्या है? फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ, मतलब घनमूल निकालना। तो 64 के घनमूल मतलब कि कौन ऐसा संख्या जिसको उसी से 3 बार गुना करेंगे तो 64 रहेगा। 4 चौका 16 का 64, मतलब कि अभी ये निकल गया 4, ठीक ना। अब 4 फिर इसमें जोड़ देंगे तो 1 4 25 25, अब ये रूट है तो 25 का वॉल्यूम कितना निकलेगा? 5। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी, इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समय की बचत ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके समक्ष है कि यदि इतना मास x बराबर इतना, तो x का मान निकाला, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस मास x को बराबर के जब उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, ई बराबर के होने प्लस के इधर आएगा तो मास हो जाएगा। अर्थात इतना में से इतना को घटा देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो 5 6 0 6 7 8 9 3 4 5 8 7 4 5, घटा दीजिए जो आएगा सेंसर। तो ये 4 होगा, 4 होगा, 0 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, उसके बाद क्या होगा जी? 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, अर्थात 21 48 0 4 4। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अगला कह रहा है कि रिचर्ड ने 7/12 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। रोनाल्ड इसको 2/3 घंटा में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा? किसको टाइम ज़्यादा लगा? अर्थात ये डायरेक्टेड नहीं दे करके कि इसमें दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीधे कह दिया का कि किसको कितना टाइम लगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये 7/12 और 2/3 में हम देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसका ज़्यादा टाइम लगा होगा समाप्त करने में, और जिस छोटा होगा उसको कम। ऐसे ये बड़ा है, लेकिन देख लीजिए कैसे। दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको बोला जाता है समहर बनाना। हर ऊपर वाले कौन से, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो समहर, हर को सम बनाना माने बराबर बनाना। तब 12 आ जाएगा। 12 में 12 से तो ये 7 रहने दीजिए। 3 चौका 12 4 दूनी की 8। अब अलग अलग कर दीजिए तो 7/12 8/12। अब देखिए, जो ऊपर जिसका बड़ा, नीचे तो दोनों बराबर हो गया, समहर कर दिए, तो ऊपर जो जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अर्थात ये बड़ा है। 8/12 7/12 से क्या है? बड़ा है। 8/12 किसके लिए आया है? 2/3 के लिए आया है। 7/12 किसके लिए आया? तो 7/12 ही के लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अर्थात ये जो हो गया 2/3 आपका बड़ा हो गया। तो कह रहा है कि किसने देर तक लिखा? तो कौन लिखा? रोनाल्ड देर तक लिखा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद कह रहा है कि कितना देर तक, घटा दीजिए। 2/3 में से 7/12 को घटा देंगे। 12 3 चौका 12 4 दूनी की 8, ये 7 हो गया। 1/12 1/12 ला खोजिए केने है। तो देखिए 1/12 है, तो रोनाल्ड को ज़्यादा टाइम लगा हुआ है हल करने में, टेस्ट देने में, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे।
ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में? 9 दिन में। बी कितना दिन में? 18 दिन में। तो वे दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिनों में कर लेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कीजिएगा, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो 9 दिन में कर रहा था, 1 दिन में 1/9 भाग करेगा। ये 18 दिन में कर रहा था, 1/18 होगा, यही हल कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो सीधे क्या करते हैं, इसको गुना दोनों को करके अब बट्टा में क्या करते हैं, नहीं दोनों को जोड़ करके नीचे बट्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 18 लघुत्तम हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3/18 मतलब कि 3 छक 18, 1/6 हो जाएगा। मतलब कि 1/6 के मतलब अब इसको उल्टा कर देंगे तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा? 6। पूरा करने में कितने दिन लेंगे? घंटा नहीं है, 6 दिन लेगा। कोई दिक्कत? उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5। x बराबर मास 21 दिया है, y बराबर 16 दिया है और z बराबर 5 दिया है, ठीक ना। तो हमसे x³ + y³ + z³ का मान हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं कि ये तीनों को जोड़ते हैं, जो मान दिया है तीनों को जोड़ते हैं, अगर 0 आ जाए तो इतना के बराबर हम 3 गुने XYZ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? देखिए x + y + z बराबर अगर 0 आ जाए, ये बी सी दे दे, कुछ भी दे सकता है, XYZ यहाँ दिया हुआ है, तब हम जानते हैं क्या करते हैं, x³ + y³ + z³ के बदले क्या लिखते हैं, 3XYZ लिखते हैं, कोई दिक्कत? तब पहले चेक कर लीजिए, x के जगह पर मास 21 है, y के जगह पर 16 है, z के जगह 5 है, तो 16 5 21, 21 में से 21 गया 0, मामला ठीक है। अर्थात इसके बदले सीधे हम लिख देंगे एकरा के बदले 3XYZ, तो 3XYZ मतलब कि 3 गुने -21 और गुने 16 गुने 5, इसी को हल कर दीजिए। 16 5 80, 80 तिया 240, 240 में कर दीजिए गुना 21 से, ठीक ना, ये माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, तो ये 0 4 8 2 10 4 1 5, 50 40 कितना आ जाएगा, 50 40 50, सॉरी माइनस कहाँ हो गया? अच्छा माइनस लगेगा ना जी, क्योंकि एक्स का मान मास के कैसा, ठीक है, तो मास लगेगा, तो मास के 50 40 किधर है, मास के 50 40 ऑप्शन नंबर 1 ही में है। ओके, आइए देखते हैं आगे। यदि इतना और इतना के बीच मध्यानुपाती 100 तो x का मान निकालना है। देखिए कोई भी दो संख्या के मध्यानुपाती, मान लीजिए कि a और b का मध्यानुपाती पूछे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों को क्या करते हैं, रूट में गुना कर देते हैं, रूट में रख करके गुना कर देते हैं। ओके, तो वही बात यहाँ भी हम करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका √x - 2 i × x - 3 कर देते हैं, ठीक। अब रूट को हटा के मन करे तो स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, तो x² हो जाएगा, ये मास के 2 मास के 3 मास के 5x हो जाएगा, और मास ये माइनस प्लस 3 दूनी की 6, x² से x² खत्म हो जाएगा, का है तो दोनों ओर बराबर के चिन्ह, दोनों ओर बराबर के, दोनों ओर अगर चिन्ह बराबर हो और सेम हो तो कट जाता है, क्यों तो उधर से इधर लाएंगे खींच करके, तो मास होगा, मास हो गया तो कट जाएगा। तो बच गया आपका मास के 5x + 6 बराबर 0, तो मास के 5x बराबर +6 तो नहीं जाएगा, तो मास 6, मास माइनस खत्म, तो x बराबर आ गया 6/5, 6/5 ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, घन संख्या बन जाए। चलिए 710 का पहले खंड कीजिए, अभी इसे 729 आया था, 729 आया था ना, जो कि 9 का घन था, अर्थात 19 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन देख लीजिए कैसा, अब मान लीजिए कैसे जब बन जाएगा तो क्या जोड़ी है, आपको समय बर्बाद कर ला के 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10 3 13, 3 से कटिए, 3 कम 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 7 35, 5 कम 5, ये 3 से भी करता है, 3 कम 3, 3 कम 3। देखिए ये तो 3 से नहीं कटेगा। देखिए ऐसा करेंगे, कह रहा है कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इसका योगफल जो होगा ये पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि ये जो 710 जो है किसके घन के करीब है, 9 के घन के करीब है। 9 के क्या होता है, 729 होता है ना।
तो यहाँ 710 दिया हुआ है, तो बताइए कितना जोड़ दे कि 29 पुर जाएगा, तो 19 जोड़ देंगे तो 29 पुर जाएगा, अर्थात 19 जोड़ने पर इसका पूर्ण घन हो जाएगा। ओके, देखेंगे आगे। x रुपए की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 3 वर्षों के बाद इतना और 7 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, तो एक समान हमको निकालना है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है, 7 वर्ष में इतना। देखिए x की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद इतना, 7 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है। देखिए तो ऐसा कीजिए 7 वर्ष के साधारण ब्याज हो जा रहा है कितना, 10,527 रुपया, और 3 वर्ष का है कितना है, 3 वर्ष का है 8,283 रुपया, 8,283 रुपया। तो इसको अंतर कीजिएगा तो 4 वर्ष क्या आ जाएगा, तो 4 वर्ष के निकाल लीजिए कितना आएगा, ये होगा 4, 12 में सर 8 गया 4, 4 में सर 2 गया 2, और ये हुआ 2,000, यानी 2240 रुपया 4 वर्ष का हुआ। ठीक ना, तो 1 वर्ष के निकालिए कितना होगा, इतना में 4 से भाग दिया जाएगा। तो हम निकाल ले रहे हैं 3 वर्ष के, 7 वर्ष के छोड़ दीजिए, 3 वर्ष के निकाल लेना है, कितना होगा, 3 वर्ष के निकाल लेंगे, ब्याज निकालेंगे। वो हो गया है क्या, 3 वर्ष के इतना हो गया है, 3 वर्षों के बाद इतना रुपया हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया है। ठीक ना, हम ब्याज निकाल रहे हैं, 4 गुने 3 कर देंगे। ठीक ना, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, इसके बाद 4 से कट जाएगा, 1 मिनट, 4 पचे 20, 4 छः का 24, 4 कम 4, 3, 3 कम 3, 3 छः का 18, 3 पचे 15, 1 16, 1683 रुपया 3 वर्ष का हुआ। ठीक ना, 1683 रुपया कितना हुआ, 3 वर्ष का ब्याज हुआ। तब ब्याज हुआ, ये मिश्रधन है, तब ब्याज मिश्रधन में से घटा दीजिएगा ब्याज, तो पता चल जाएगा कितना रुपया उसका x का मान था, 1683 घटाइए 0, 0 12 में 6 गया 6, 7 में से गया 6, 6600 रुपया उसका था। कितना, 6600 रुपया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है कि हम क्या किए कि 7 वर्ष के जो दिया है, 3 वर्ष के था, 4 वर्ष के निकाल दिए, 4 वर्ष के ब्याज निकाल दिए, घटा दिए हैं, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 4 वर्ष के अंतर में 1 वर्ष के निकाले, उसके बाद 3 वर्ष के निकाल दिया, 3 वर्ष के निकाल करके ब्याज, हम मिश्रधन में सर ब्याज को घटा दिए, तो हमारा आगे का मूलधन, मूलधन मतलब पहले का जो धनराशि था। ठीक ना, कह रहा है अगला क्वेश्चनवा कि 51 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है, 24 अंतिम 24 के इतना है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 51 संख्याओं का इतना है, 28 संख्याओं का औसत 500 है, तो 28 गुने 50.5 प्लस 24 के है, तो 24 गुने 54.5। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि 28वीं अलग घटा दिया जाए, तो 28वीं कितना है, 51 के 52 है, तो इसको घटा दिया जाए। ठीक ना, अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल कीजिएगा आप, समय का इन्वेस्टमेंट थोड़ा हम कम कर दे रहे हैं। अब गुना तो अभी करेगा, इसको भी गुना, इसको भी गुना करके जोड़ना है, इसको गुना करके घटा देना है, तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। तब कह रहा है तो हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ओके, तो शेष संख्याओं का औसत निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 28 गुने 50.5 प्लस 24 गुने 54.5, तो अब क्या करेंगे, ये 70 आया ना, यही 70 आया जो घटाने के बाद, तो ये पूरा जो था 51 के 52 था, इसमें से 70 घटा करके 1 कम कर दीजिए, क्योंकि एगो हटा दिया जा रहा है, तो एगो हट जाएगा, तो 51 था तो 50 हो गया। अब इसी को हल कीजिएगा तो 100 आएगा, 100 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन अगला है आपका कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना। देखिए 32 को वस्तु बेच रहा है, तब 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। देखिए जब भी ऐसा सवाल दे हम विक्रय मूल्य वाला, तो ये जितना बेच रहा है उसको ऊपर रख दीजिए और ये दोनों में अंतर कीजिए। अंतर कितना आ जाएगा, 32 माइनस 12 कीजिए, 32 माइनस 12, प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, वही जो आएगा सेंसर हो जाएगा। ठीक ना, इतना वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो जितना बेचा है उतना मैं दोनों के अंतर गुने 100। तो देखिए
12 बटा ये 2 जीरो हो जाएगा, 3 में से रह गया 2 और गुने 100, तब 20 पचे 100 यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60% के लाभ ये कमाएगा। ओके, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाए, एगो ताश के गड्डी है ओकरा में सर 2 गो पत्ता खींचा जा रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि उसका बेगम आने की संभावना क्या है। ये प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। थोड़ा ये इंटर लेवल का दिया है सवाल, मैट्रिक लेवल का नहीं। मैट्रिक लेवल के एगो देता ना, जैसे मान लीजिए कहता कि एगो खींचता, कह देता कि ताश के गड्डी में, अब आपको पता है कि ताश के गड्डी में 52 पत्ता होता है, ठीक ना, जिसमें आपको हम समझा दे रहे हैं 52 गो जो पत्ता होता है ना, इस 52 सॉरी हम मतलब यहाँ 52 है, 52 गो पत्ता जो होता है इसमें 4 कलर रहता है, 13 का कहता, 13 का 52 होता है। इसमें होता है आपका, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, इसमें होता है काला पान होता है। क्या होता है? काला पान होता है, फिर लाल पान होता है खाली दिल जैसा, उसके बाद ईंटिया होता है, और एक होता है आपका चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया। ये 4 कलर के रहता है। इसमें एक का मतलब ए होता है, बसाह मतलब के होता है, बेगम मतलब क्यू होता है, गुलाम मतलब जे होता है, ठीक ना। एक का बसाह, गुलाम, बीबी, बेगम और गुलाम। उसके बाद दाहला होता है, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौगा, तिगी, दुगी और एक का हो गया, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो के रहता है। लाल पान, काला पान, ईंटिया और चिड़िया, इस तरह से रहता है। ईंटिया नहीं ठिकरी होता है। ओके, समझिएगा। अगर कहता कि एक बेगम खींचने की प्रायिकता बताएं, तो एक बेगम, तो बेगम की भी संख्या 4, एका के भी संख्या 4, बसाह के भी संख्या 4, तो 4 बार 1/52 कर देते हो जाता है आंसर, ठीक ना। लेकिन यहाँ 2 गो पत्ता खींच रहा है, तो समस्या यही था। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परमोटेशन कॉम्बिनेशन पर जाएगा। अब कर रहे हैं तो 52C2 ऐसे लिखेंगे। देखिए 52 गो पूरा पत्ती होता है ना, तो उसमें से 2 गो पत्ता खींचा जा रहा था, 52C2। अब देखिए अगर पढ़े होंगे तो NCR वाला फार्मूला याद होगा आपको, n फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल R और n-R फैक्टोरियल, ये एक फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अब फार्मूला याद हो चाहे ना, उससे कोई बहस नहीं है। देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। ये पहले 52 लिख देंगे, इसे फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। आप फिर लिख देंगे नीचे वाला है तो फैक्टोरियल 2। देखिए R था तो R फैक्टोरियल लिखा गया था ना, n-R मतलब कि 52 माइनस 1 तक कितना हो जाएगा? 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए कि अगर 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 1 बस। अगर 20 फैक्टोरियल तो 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने, मतलब उसके घटते क्रम में गुना हो जाता है, ठीक ना। तब 52 के लिख लिए, लिख दे रहे हैं हम 52 गुने 51 गुने 50 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 50 फैक्टोरियल है तो कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 गुने 1 हो जाएगा, गुने ये 50 फैक्टोरियल है तब कट गया। ये 2 से काटेंगे 26, तो 26 गुने 51 हो जाएगा, अर्थात इसको मिटा दे रहे हैं हम, तो 52C2 बराबर हो जाएगा 26 गुने 51, ठीक है। उसके बाद कितना पत्ता खींचा जा रहा है? तो खींचा जा रहा है 2 पत्ता खींचा जा रहा है। तब बेगम कितना होता है? एगो पत्ता में 4 गो बेगम होता है, कालापन, लालपन, ईंटिया, चिड़िया, 4 गो में से 2 गो खींचा जा रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे 4C2। तो 4C2 के बाद फिर वही बात हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 3, गुने हो जाएगा 2, और नीचे होगा 2 गुने 2, घटाएंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4, तो 3 दूनी के 6 आ गया। अब देखिए ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है, ठीक ना। अर्थात हो जाएगा 6/26 गुने 51। इसी को काटेंगे सो आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 13 26, 3 से 17 तिया 51, यानी 1/17 तिया 51, 17 कम 17, 17 5 22, 1/121 221 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात जो है 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए ये जो है, पहले ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा जरा देखिए। तब 5:6 है और 4:5 है। ये दोनों के बीच के अंतर 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 के अनुपात 1 आ रहा है, ठीक ना।
तो हमसे किसका पूछ रहा है? सुधीर की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सुधीर की वर्तमान आयु सुधीर का कितना है? सुधीर और मदन 4:5 है ना, 4:1 है, 1 आया ना। तो अब इसको क्या कीजिए कि 1 बराबर आ जाएगा आपका टोटल कितना होगा? 4×5 = 20। कितना आया? 5 आया ना। तो ये जो 5 आया तो हमसे क्या पूछ रहा है? सुधीर वाला पूछ रहा है, सुधीर की वर्तमान है। तो यही 5 में 4 से गुना कर दीजिए, 20 वर्ष आ जाएगा। ओके, ट्रिकली वाइज है, शॉर्टकट हो गया। अगर लॉन्ग बढ़ेगा तो लंबा जाएगा, ठीक ना। दो संख्याओं का लघुत्तम सहप्रत्यय इतना है, महत्तम सहप्रत्यय कितना है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो उन संख्याओं का योग निकालना है। देखिए, दो लघुत्तम एलसीएम गुने एचसीएफ दे दिया है आपका, एलसीएम गुने एचसीएफ दे दिया है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक। अब बीच के अंतर दिया है, अंतर मतलब दो संख्याओं का, मान लीजिए कि वो संख्या x है, वो संख्या y है, इसके बीच का अंतर कितना है? 48 है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना? x + y निकालना है। इसको वर्ग कीजिए, इधर वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये सब तो आप लोग को अगर मैथ्स में दिलचस्पी नहीं होगा तो कम में समझ में आएगा, हम ही समझेंगे, हम ही बनाएंगे। देखिए, a - b होल स्क्वायर एगो सूत्र होता है a + b के होल स्क्वायर, और माइनस के फोड़े भी होता है। क्या होता है? माइनस के फोड़े भी। a - b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर माइनस, a + b क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको जोड़ का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y के होल स्क्वायर। 48 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा जी? 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 के 4 हाथ में 6, 8 × 4 = 32, दूनी 64, 64 6 70, 4 × 4 = 16, 16 को 7 × 23, 2304 हो जाएगा ना, 713, 2304 हो जाएगा। अब माइनस है इधर, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 गुने गुणनफल दिया है, गुणनफल गुणनफल कितना दे दिया है जी? 4 गुने हाई हो जाएगा ना, 2 5 2 2 5 2 गुने 12। अब देखिए, ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ाएंगे? रूट। तो 2304 समझिए, जोड़, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा जी? अब गुना करके समय इन्वेस्ट करेंगे तो गुना कर दे रहे हैं, झड़ देना हम। इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1296, 1296 में 2304 जुड़िएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, 144 का वर्गमूल 12, 2 में से गो निकलेगा 120 हो जाएगा। x + y के मान कितना हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फटाफट एक आधो क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1 घंटा से बेसी हो जाता है ना, 1 सवा घंटा से बेसी हो जाता है, तब वीडियो मेरा अपलोड करने में भी समस्या आ जाता है। देखिए, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कहिएगा तो बनाते चलेंगे। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। एक उत्पादक प्रबंधक द्वारा कथन दिया गया है, एक उत्पादन प्रबंधक है जो एक कथन दिया कि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता, जो कच्चा माल को आपूर्ति किया गया है उसका मात्रा माल की गुणवत्ता और औसत से कम है। कच्चे माल की जो गुणवत्ता है औसत से क्या है? कम है, इसीलिए उत्पादन भी घटिया होगा। मतलब कि जो कच्चा माल है वो खराब है तो उत्पादन भी खराब होगा। तो धारणा है कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जा सकता है। तो ये तो बात मतलब कि सही है कि बढ़िया गुणवत्ता वाला कच्चा माल होगा तो उससे सामान भी बढ़िया बनेगा। महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन तैयार किया जा सकते हैं, ये बात उसमें ऊपर कहा ही नहीं है, ठीक ना। तो इस बात को हम छोड़ के चलेंगे, ये धारणा नहीं है। तो केवल एक धारणा सही है, केवल धारणा एक निहित है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ, सुमन की माँ, सुनिए, सुमन की माँ, सुमन की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सुमन की माँ मेरी माँ की क्या है? इकलौती पुत्री है। सुमन की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है ना। तो कह रहा है कि सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? सरला सुमन की क्या है? माँ है, और माँ इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है, इन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे भारत में मार्च से फरवरी के बीच में आता है। तो देखिए, मार्च से फरवरी के बीच में आता है, तो मार्च से फरवरी के बीच में आता है, तब मार्च शुरू किया जाएगा। तो पहले क्या चीज आएगा? बसंत आएगा। क्या आएगा? बसंत। बसंत के बाद क्या आता है? बसंत के बाद गर्मी। बसंत ऋतु जैसे खत्म होता है तो गर्मी आ जाता है ना। गर्मी, गर्मी के बाद क्या आ जाएगा? आपका मानसून आएगा। मानसून मतलब बारिश के महीना,
ठीक, मानसून के बाद क्या होगा, फिर आ जाएगा आपका पतझड़ आएगा। मानसून खत्म होगा, बारिश बारिश, पतझड़। आप पतझड़ के बाद तब फिर आ जाता है आपका सर्दी। अब खोजिए एक नंबर के बाद कौन आया, गर्मी आया है। 2 नंबर 1 5, ओकरा बाद कौन है 1 5, ओकरा बाद कौन आता है, पतझड़ आता है ना। ये नहीं, पतझड़ नहीं, मानसून आएगा तब ना गर्मी आएगा, मानसून आएगा तब क्या होगा कि सर्दी आएगा, क्योंकि बरसात के बाद जस्ट सर्दी आ जाता है। तो ओकरा बाद हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात ये हो गया बसंत 1 नंबर पर हो गया, ओकरा बाद पतझड़ हो गया, तब हो जाएगा आपका मानसून, तब होगा सर्दी, तब लास्ट में पड़ेगा गर्मी। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे आगे। कबड्डी का बांग्लादेश से वही संबंध है जो वॉलीबॉल का कहाँ से था, नेपाल में। वॉलीबॉल नेपाल का खेल है, कबड्डी बांग्लादेश का है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को a बराबर 2, b बराबर 4 आदि से शुरू करके सम संख्या का मान, संख्यांक मान दिया जाए तो इतना क्या होगा। देखिए a 1 नंबर पर शुरू होता है तो क्या डबल करके 2 लिखा है, b 2 नंबर पर शुरू होता है डबल करके 4 लिखा है, मतलब सबको डबल कर रहा है। तो उसी तरह से डबल करके लिखना पड़ेगा। तो कुल मान क्या होगा, तो आई कितने नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है ना। A B C D E F G H I 9 नंबर पर होता है, तो 9 दूनी हो जाएगा 18 जोड़ n कितने नंबर पर है, n 14 नंबर पर है, तो 14 दूनी हो जाएगा आपका 28। D A B C D 4 नंबर पर, तो 4 दूनी की 8, फिर हो जाएगा ये I 18 है, ये हो जाएगा 2 गुना 2 और 10 10 18 18 2 20 26 26 गो 8 गो 34 गो, 34 के 4, ठीक ना। 3 1 4 4 2 6 1 7 74। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसके अंतिम पद का अंतिम अक्षर लुप्त है, इस लुप्त अक्षर को बताइए। P Q R, तो Q के बाद P Q तब R है, इसे उल्टा दिया है। X Y Z U V W X। देखिए एगो होने से एगो होने से कर रहा है ना, ऐसे ना कर रहा है जी, नहीं यहाँ से देखे ना। O P Q R, B के बाद B के उल्टा X Y Z, एगो B के उल्टा क्या होता है, देखिए O P Q R ऐसे आएगा। तो दिया है V के बाद W, तो W एगो बीच करके X के बाद Y बीच करके Z, तो Z के बाद A बीच करके B दिया है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से आगे देख लेंगे हम। J H I क्या हो जाएगा, कितना रख दें, F है, तो E F G H, F के बाद G तब H, ओके करा। F के बीच करके G के बाद H दिया है, H I के बाद J दिया है, J K के बीच करके L देगा, तो L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए सही भी विकल्पों का चयन करें, श्रृंखला को पूरा करें। 6 जी, ये आप लोगों के हवाले सवाल है, बना के तनी बताइएगा। था A और B या तो समान आयु के है, या तो A B से बड़ा है, C और D समान आयु के है, या D बड़ा है C से, B बड़ा है C से, इनमें से कौन पूर्ण रूप से सही है, इसमें कौन जो है पूर्ण रूप से सही है। देखिए A और B या तो समान आयु के है, या A B से बड़ा है, A जो है वो B से क्या है, बड़ा है। C और D समान आयु के है, या D C से बड़ा, D बड़ा है C से, D जो है बड़ा है किससे, C से। फिर B बड़ा है C से, और B जो बड़ा है वो C से, तो इनमें से कौन सा पूर्ण सही है। देखिए C से बड़ा B है, C से बड़ा D है, अब B से बड़ा A है, मतलब B से बड़ा A है, मतलब कि C से भी बड़ा है, D से भी बड़ा है, मतलब कि A जो है C से भी बड़ा है, तो A बड़ा है B से, B और D समान आयु के है, B और D समान आयु के है, दोनों C से बड़ा है, और D बड़ा है C से, A बड़ा है C से। देखिए A जो है वो बड़ा है आपका C से, यही सार्थक हो जाएगा। A जो बड़ा है, क्योंकि देखिए C से बड़ा आपका क्या है, B है, और C से बड़ा D भी है, और B से बड़ा जब A है तो C से तो बड़ा होबे करेगा ना, अर्थात A जो बड़ा है C से, मतलब कि देखा जाए तो सबसे बड़ा है ये। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है। 3 दूनी के 6 6 18, 3 दूनी के 6 6 18, 8 चौक 72। देखिए 3 दूनी के 6, 2 से गुना किया है, 3 से गुना किया 6 18,
दो ती छः, एक मिनट, 3 दूनी की 6, 6 18, 18 चौक 72, 72 पच्चे, पच्चे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36, 360, कौन में है, ये में है 360, ये आंसर हो जाएगा। बाकी RPU के छोड़ दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन जो तीसरी संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो 31 है यहाँ पे, 38 की 24, थोड़ा ये ज़्यादा टाइट दिया है क्वेश्चन। देखिए ऐसा किया है ये 3 के घन आ 1 के घन करके घटाया है। तो 3 के घन कितना होता है 27, 3 3 9 27, ओके, नहीं 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 घन नहीं, वर्ग कीजिए, 3 3 की 9 आ 1 के वर्ग 1, तो 8 आ गया, 9 81, 2 दूनी की 4, 11 में से 4 गया 7, 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। 6 2 अभिषेक पूर्व, इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़िए। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए कि कितना आएगा। ये कितना हो रहा है, 9 7 16, 13 3 16, नहीं 22, 7 2 9, 2 29, 8 1 9, 1 1 2 29, अच्छा ऐसे जोड़ रहा है। तो 7 7 14, 24, तो 24 से में कितना जोड़ेंगे तो आएगा जी 10, 14 10 24। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। कह रहा है कि गणेश जो है दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है। पहले देखिए दक्षिण पश्चिम बना लीजिए। दक्षिण के नहीं नीचे है, दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ से चल करके ओ बिंदु चला, यहाँ 5 मीटर की दूरी तय करके मान लीजिए कि यहाँ पहुँच गया। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, और चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। ऐसे जा रहा था, पूरब है, तब पूरब की ओर मुड़ गया और फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला है पूरब की ओर, फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बाएं तो हैंगती जा रहा था, दबाएं इसका इधर होगा, तो 10 मीटर चला। कितना, मान लीजिए कि यहाँ एक सामने तक चला गया। 10 मीटर चलने के बाद रुक गया, वो फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो यहाँ आ गया 5 मीटर चल करके, ओके, चल कर रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक तो यहाँ से चला था ना, यहाँ आके रुका है, तो कितना पर है, अर्थात 5 पर है। कितना पर है, 5। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे फटाफट। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से एक संगत है और एक असंगत है, मतलब एक 3 समान है, एगो अलग है। भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, ज्वालामुखी। देखिए ये सब प्राकृतिक आपदा है तीनों, लेकिन ये जो है आपका दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों को यथाक्रम भरे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। समझिए, देखिए यहाँ पे बी बी सी सी डी सी, अब क्या भर दीजिएगा, तो देखिए सी सी, सी का खोजिए कि नहीं, सी हे में है, एकरा में देखिएगा, तो सी अगर यहाँ भर दे रहे हैं तो देखिए बी बी सी सी डी, और फिर सी सी डी डी ई, डी डी, ओकरा बाद फिर भर देंगे ई, तो ई ई एफ। देखिए क्या कर रहा है, डी ई एफ जी और बाद एच, तो एच है ही में, अर्थात यहाँ फिर एच भरा जाएगा, एच भरा जाएगा। ठीक, और बाद बी बी सी सी डी, फिर सी सी डी डी ई, डी डी ई ई एफ, ई ई एफ एफ जी, एफ एफ जी जी एच, जी जी एच एच, इस तरह से कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, भर भर के देखा जाता है कौन पैटर्न पूरा करेगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताना कि कौ गो वर्ग होगा। बाप रे, हाई देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एगो में पहले फालन की 4 हो गया, ओकरा बाद ये पूरा एगो 5 हो गया, ये पूरा एगो 6 हो गया, 7 8 9 10 गो हो गया, फिर में 10 गो 10 20 गो होगा, 20 से 10 30 होगा, 30 से 10 40, ऐसे तो 40 गो हो गया, 40। अब देखिए ये पूरा एगो देखा जाता है 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो गया। अब देखिए 41 ऐसे आ जाइए एगो 42 हो गया, फिर ऐसे आ जाइए एगो 43 हो गया, फिर ऐसे आ जाइए एगो 44 होगा, ऐसे आ जाइए एगो 45 हो गया। ठीक ना, 45 हो गया, 45। अब क्या होगा, 45 के बाद कौगो होगा जी, आपका 46 हो जाएगा, फिर 46 है 46, ओकरा बाद ऐसे हो जाएगा 47, फिर सॉरी ऐसे हो जाएगा 48 48 48 48, ओकरा बाद
48, 49, 50 को टोटल होगा वर्ग। आप गिनिएगा, खूब गिनिएगा, दिमाग लगेगा, 50 को वर्ग होगा। आपकी कक्षा में आपको लगता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत तेजी से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी से सीख रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तेजी से सीखने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने दें, धीमी गति से सीखने वालों पर ध्यान न दें, धीमी गति से सीखने वालों को तेजी से गति से सीखने वालों पर मदद लेनी चाहिए। हाँ, ये सही होना चाहिए। जो आज कमजोर है वो तेजिका के साथ लीजिए। यदि इतना का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ कितना है? वो तेरी के कैसे कैसे दे दिया है, एक को बीच करके दिया है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, उसके बाद 8, तो 3, 6, 5, 2, 8, 3 हमें कैसे दिया है? 5, 3, उसके बाद 4, 7, 6 ऐसे बीच किया है ना। बात बुझा रहा है? समझिएगा बात को। यहाँ एक को बीच करके आप फिर यहाँ एक को बीच किया है, और बाद यहाँ बीच नहीं किया है, एक को बीच किया है। एमे 2 को बीच किया है, एमे बीच नहीं किया है, तो एमे कैसे होगा? 8 होगा, 8 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 7, ठीक ना। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ दे रहे हैं, अपना दिमाग लगाइएगा। इसको हम नहीं बनाएंगे, आप ही लोग बनाइए। P का अर्थ प्लस है, यहाँ जहाँ P है वहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस दे दिए। S का अर्थ मास है, S कहाँ? यहाँ, S का अर्थ मास है, ठीक है। M का अर्थ गुना है, यहाँ गुना दे दीजिए। और D का अर्थ भागा है, तो यहाँ भागा दे दीजिए। अब इसको सूत्र से लिख लीजिए, 3 + 2 गुने 3 मा 6 भागा 2। अब इसको हल कीजिएगा, कितना आएगा बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि A, B, C और D, A, B, C, D और E 5 नदियां हैं। समझिएगा, 5 को नदी है। A नदी B से छोटी है। सुनिए, A जो नदी है ये B से छोटी है। नीचे में हम छोटी कर रहे हैं, उन्हें ऊपर करेंगे तो बड़ी होगा, ठीक है। B A से छोटी है, परंतु E से लंबी है। परंतु E से ये क्या है? लंबी है। देखिए, कह रहा है कि A नदी जो है B से छोटी है, A B से छोटी है, लेकिन E से लंबी है, तो नीचे E कह दे रहे हैं, E से ये लंबी हो गया, कोई दिक्कत। C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी है। मान लीजिए कि C हिया है, लंबी है। D B से थोड़ी छोटी है, D जो है B से थोड़ी छोटी है, B से थोड़ी छोटी हो गया। और A से थोड़ी लंबी है, A से थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो कह रहा है कहा कि सबसे छोटी नदी कौन है भैया? तो सबसे छोटी नदी E है। ऑप्शन नंबर A, इट इज राइट आंसर। ओके, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है। ऐसा करिए, देखिए 6 के वर्ग करके 6 में 2 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए, तो 6 1 36, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 और 36 आ जाएगा आपका 50, आ जाएगा ना। फिर ऐसा ही ऐसे कीजिए, 11 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 2 + 2, तो 11 घर 21 से बने 121, 11 दूनी 22 और 22 और 2 24, जोड़िए 4 1 5, 2 2 4 1 यानी 45, 145। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ अंदरवा 39 लिखा है, कोई दिक्कत? ऐसा कीजिए, ऐसे 66 42 और 76 18 बेसी हो जाएगा। हमको ऊंचाई चाहिए, मतलब गुना करके देखेंगे, नहीं तो वर्ग करके देखते हैं। देखिए 3 को 4 को काम करते हैं, या तो ये तीनों के वर्ग करके जोड़ के देखते हैं, नहीं तो ऐसे से गुना करके देखते हैं, नहीं तो ऐसे गुना करके देखते हैं। तो यही काम करेंगे। तो ऐसा कीजिए, 76 18 और 17 की 21, 21 18 देखिए 39 आ गया। ऐसे से गुना किए हैं, एक से एक के साथ, तो ऐसे ही गुना किए। 34 आई 12 और बरचौक 48, 8 2 10 60 आ गया ना। पैटर्न सही है। आइए 18 दूनी 36, 6 दूनी की 12, 6 2 8, 3 2 3 1 4, 48। ऑप्शन नंबर इट इज राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। देखिए इसमें QSU है, QSU है। तो हल्ला मत कीजिए आप लोग
प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंट। XYZ है, ठीक है। XYZ PQRSP तब Q, R बीच करके S, T बीच करके U है। X के बाद Y तब Z है, और Z के बाद होगा ABC, तो 2 गो बीच हो जा रहा है हमें 1 गो बीच है। C के बाद D तो E के बाद FGH, H इहो एक जैसा है, जैसे था ऐसे ही हो है। J के बाद K के बाद L, उसके बाद MN तब O, 2 गो बीच का क्या है, अर्थात है तीनों एक जैसा है, लेकिन ये क्या है आपका अलग है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चुनिए। प्राकृतिक तक कृत्रिम से है, प्राकृतिक से कृत्रिम है तो कपास। 1 मिनट, प्राकृतिक है कपास नहीं, तो कृत्रिम है इसमें से कौन है? ऊन, रेशम, जूट, ये तो प्राकृतिक है। नाइलॉन कृत्रिम है। नाइलॉन क्या है? कृत्रिम है। प्राकृतिक कपास क्या है? प्राकृतिक है। और कृत्रिम जो है आपका इसमें नाइलॉन है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है? देखिए, मानव समाज, युवा क्लब, उसके बाद राजनीतिक दल और युवाओं के बीच, तो युवा जो होगा वो या तो मानव समाज, राजनीतिक दल, कैसे यहाँ दे दिया, हाइफन दिया है ना, मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच, तो देखिए इसका युवा क्लब और राजनीतिक दल, ये दोनों जो होगा, मानव जो होगा, 1 मिनट, ये तीनों जो होगा ये ऐसे नहीं होगा। सुनिए, युवा क्लब, राजनीतिक, युवा एगो पार्टी है, युवाओं के बीच, तो युवाओं के बीच ऑप्शन नंबर ये, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तीनों एक दूसरे से क्या है? देखिए, युवा क्लब, युवाओं का समूह, राजनीतिक दल ये भी है, युवाओं के बीच, तो ये तीनों क्या है? एक मतलब कि जुड़ा हुआ है, घनिष्ठता है। ओके, देखेंगे आगे। निम्न में से अगला, अब ये जीके जी सबका चालू हो गया। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? देखिए, आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा। कैसे? तो अवतल बड़ा हो गया, उतल 3 होता है, उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा, याद रखिएगा। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी के मापन करने के लिए जानते हैं, समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। समानांतर विधि से लंबी दूरी को मापा जाता है। इसे आपको पता है कि 2 ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का, ठीक ना, और पारसे का। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला जो छद्म बल कहलाता है, उसको जानते हैं क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। ओके, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है आपका निर्वात से नहीं, वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम चाहिए, प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ चयन मिलाइए। देखिए, कार्य कैसे मतलब क्या होता है जी? कार्य कहते हैं ऐसे मतलब जूल होता है, तो जूल में चल जाएगा। बैटरी, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शक्ति क्या है? किलोवाट घंटा है। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 1 का D, 2 का A, 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 1 का D, 2 का A। ऑप्शन नंबर डी टी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति परिवर्तन डैश की वजह से होता है, तो तापमान में परिवर्तन से होता है। क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन तापमान से ना होगा जी। बर्फ को जब टेम्परेचर देंगे तो गर्म करेंगे तो जल बदल जाएगा, जल को टेम्परेचर देंगे मतलब गर्म करेंगे तो वाष्प बदल जाएगा। मुक्त रूप से गिरता केवल डैश में संबंध है, तो मुक्त रूप से गिरना खाली निर्वात में है, फ्री रूप से, ठीक ना। ऐसे तो गिरेगा वायुमंडल में तो हवा प्रतिरोध का काम करेगा। निर्वात में चाहे 10 किलो को हो, 1 किलो को एगो सुई हो, सब एक साथ गिरता है, ठीक ना। देखिए, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु था। अमलगम बनाने के लिए क्या? पारा मिला करके अमलगम बनाया जाता है। HG यानी हाइड्राजाइरम यानी मरकरी। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे फटाफट, 5 मिनट और। रसोई गैस यानी LPG में मुख्यतः डैश होता है, तो LPG में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक ना। प्रोपेन और ब्यूटेन LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो पारा है। पारा यानी मरकरी है, ठीक ना। अब ब्रोमीन और धातु है जो कि
द्रवावस्था पाया जाता है। ओके, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता। तो क्या नहीं होता? उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होता है विद्युत संयोजी यौगिक में। आगे देखिए, कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका है? तांबा और टीन का है। क्या चीज का है? कांसा। ताटी याद रखिएगा, ताटी। कांसा जो है ताटी का मिश्रण। ताटी मतलब तांबा और टीन का। पायस यानी इमल्सन किससे मिलकर बनता है? तो पायस, दो द्रव जब मिलता है तो उसको पायस बोलते हैं। ओके, दो द्रव जब मिलेगा तो उसको क्या बोला जाता है? पायस बोला जाता है। द्रव्यमान और भार के बारे में लिखने से क्या सही है? तो देखिए, द्रव्यमान भी अलग चीज है, भार भी अलग चीज है। द्रव्यमान और भार जो है दोनों अलग है, लेकिन दोनों का राशियां जो सेम है, अर्थात दोनों सदिश राशियां है। दोनों क्या है? सदिश राशियां। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है उसे सदिश राशि कहते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोगी पथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, डैश है, तब मतलब कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या किया, किसका उपयोग किया जाता है? आपका एमीटर का, अधिका एमीटर का। ओके, महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो अंडा महिलाओं में जो निषेचन से जो अंडा निकलता है वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। निश्वास द्वारा डैश होता है। क्या होता है? निश्वास द्वारा कैसे निकलता है? फेफड़ों की अस्फीति होता है। निश्वास लेते हैं, मतलब निश्वास मतलब छोड़ना। डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या चीज से? क्या चीज से हम लोग शोषण करते हैं? तो ग्लूकोज के जलने से। हाँ, तो ग्लूकोज के जलने से क्या होता है? हम लोगों को एनर्जी मिलता है। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस चीज का निर्माण नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ओके, इसलिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। गाजरा खाइएगा तो विटामिन ए मिलेगा ना जी। जबड़ा डैश का एक भाग है, भुजा श्रेणी हाथ का, खोपड़ी का। तो खोपड़ी में ना है जी, है ये ना, है खोपड़ी में है आपका। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पाइपियंस, मेटाजोआ, कोयंजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो नहीं है, यो नहीं है, ये मेटाजोआ। मेटाजो है, ये जो है आपका प्राणी जगत के अंतर्गत इसको रखा गया है, मेटाजोआ को। आगे देखेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जन अंग है? तो तिलचट्टा हो जाएगा मैलपीगी नलिका। मैलपीगी नलिका जो है तिलचट्टा का क्या है? उत्सर्जक अंग है। लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाया जाता है। तो लाल शैवाल आमतौर पर जल निकाय, मतलब जहाँ जल वल होता है वहाँ पाया जाता है लाल शैवाल। हरियर शैवाल तो पर्वत ऊपर पर हरा हरा काई जैसा लग जाता है। अपस्मार यानी मिर्गी, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक ना। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। एंटासिड मतलब कि अम्ल तत्व नाशक, अम्ल तत्व, अम्ल को नाश करने वाला। जैसे एंटासिड अम्ल को नाश करने वाला है, इनो, ये सब है ना जी। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाता है? तो पौधों और पशुओं को दोनों को खाने वाला सर्वाहारी है। कौन है? सर्वाहारी, मतलब कि दोनों खाता है। खाली मांस खाता है मांसाहारी, शाक खाता है शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परविकाओं के निर्माण से संबंधित है? फलीदार, तो राइजोबियम। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? फलीदार फसल, चना, मूंग, मटर, ये सब के जड़ों में रहता है। और नाइट्रोजन का मतलब वातावरण से लेकर के स्थिरीकरण मिट्टी में मिलाते रहता है। निम्न में से किन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां होती है? तो वही बात आगे आपका कच्ची में होगा, बगीचे वाली में नहीं होती है तो तुलसी में नहीं होती है। ठीक ना। स्वीट पी, मीठी मटर में, बगीचे वाली मटर में, मूंगफली में, सब में होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है? स्मॉग, धुआं तो वायु प्रदूषण होगा, अम्ल वर्षा से होगा। यूट्रोफिकेशन से आपका क्या होगा? ध्वनि वायु प्रदूषण नहीं होगा यूट्रोफिकेशन से। निम्नलिखित में से पर विचार करें, मछली, हाइड्रा, स्पंज। उपयुक्त में से किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो परिसंचरण तंत्र जो होता है मछली में होवे करता है, वो आपका हाइड्रा और स्पंज में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज राइट एंड सी। इकोटोन, इकोटोन का अर्थ क्या होता है भाई? इकोटोन, तो इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। दो को बायोमास जहाँ मिलेगा उसको इकोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोटोन, बायोमास। पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तब पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, यानी लोहा का मात्रा सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है। पालक खाना चाहिए, लोहा की पूर्ति होगी। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट जानते हैं? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र जो होता है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे फटाफट। घास, बकरी
और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला कौन है? घास, बकरी और मानव से युक्त। तो घास, बकरी, मानव तो पहले के में तो दिया हुआ है। देखिए, घास को खाएगा बकरी या बकरी को खा जाएगा मानव, है ना। अब मानव को खाएगा बकरी, अब बकरी मानव को बकरी कैसे खा जाएगा, है ना। ये गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है? ट्रिवेसिक एसिड जो है, इसमें जानते हैं कौन है? ये है H3PO4 है। H3PO4 जो है ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। ओके, कौन है? इसे टेट्रा फेट्रा ऐसे ही करके है ना जी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है बताइए? भारतीय संविधान में कितनी? तो 12 गो अनुसूचियां है। कौगो? 12 गो। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये कितने प्रांतों में बने थे? 8 प्रांतों में। कितने? 8। कॉमनवेल्थ का समुच्चय, कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी, मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी था किस विभाग का अध्यक्षता करता था? तो ये सेना का संगठन करता था। कौन? मीर बख्शी। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, इसीलिए इसको कम वर्षा मिलती है। ओके, आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी थे? कौन थे? तो राजा राम मोहन राय 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार में ये आगे थे। ठीक ना, ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती जो अपनाई जाती है वो किस भाग में अपनाई जाती है? डेल्टा भाग में। कहाँ? डेल्टा में। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाली जो स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है सहभूकंप रेखा है। सहभूकंप रेखा यानी होमोसिमल्स लाइन कहते हैं इसको। ठीक ना। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म है? सर्वाधिक गर्म जो है वो आपका क्षोभ मंडल है। सर्वाधिक गर्म का है? तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल माने वायु तनी ज्यादा है। ओके। दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश जो ब्राजील है, इसकी राजधानी कहाँ है? तब ब्राजील की राजधानी आपका क्या है? ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है जी? तो ब्राजीलिया। ओके। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मागुआ जो बंदरगाह है ये आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तब महासागर के सतह का जो तापमान, औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइए फटाफट खत्म करते हैं इसको। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये का स्थानीय नाम डाहिया। स्थानीय नाम वहाँ के लोग कहता है डाहिया। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कृषि है उसको लोग वहाँ के क्या कहता है? डाहिया कहता है। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1948 में। ओके, 1948 से एक और बात याद रखिएगा आप लोग, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, है ना। श्रीलंका की आज़ादी 1948 में। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन था? कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ओके। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? ये जो पक्षाभ शब्द है इससे क्या मतलब है? तो एक ऊंचा बादल। एक ऊंचा बादल को क्या कहा जाएगा? पक्षाभ कहा जाएगा। ठीक ना। आगे देखिएगा। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? ओके, कुट भी दिया है इसका। दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूखकर पीठ के रूप में विकसित हुई है। ये तो सही है बात। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये भी बात सही है। सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार को से क्या करती है? अलग करती है। छोटा नागपुर का पठार किस में है? आपका ज़्यादा झारखंड में है। ठीक ना। थोड़ा बहुत बिहार में, थोड़ा बहुत उधर उड़ीसा में भी है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। अर्थात ये तीनों जो बात है कथन, ये तीनों कथन इसका क्या है? सत्य है। ओके, ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को विष्णु
शर्मा लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विष्णु शर्मा का यह पुस्तक है। जब एक वीडियो हम पुस्तक वाला बनाए थे तो उसमें कौन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है वो सब बता दिए हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। कब? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? मतलब इस साल कब हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा हुआ था? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ओके। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद चंद्र बनर्जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला महिला कौन थी अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है ना। इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता है? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? मतलब कि कौन था? तो उस समय कौन था? करजनवा था। कौन था? ये करजनवा जो था यही क्या किया था कि विभाजित किया था हिंदू मुस्लिम एकता को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपियन कौन था? हाँ, तो आ गया, ये भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन है। तो ये प्रथम जो थे जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। ये पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो कि यूरोपियन थे। क्या थे? कहाँ के? यूरोपियन थे। ओके। आइए देखते हैं आगे, फटाफट खत्म कर 120। ओके। निम्नलिखित पर विचार करना है। रॉलेट एक्ट आंदोलन उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही काल अनुक्रम करना है, माने काल के अनुसार सजाना है। रॉलेट एक्ट आंदोलन जी नहीं, पहले तो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे ना 1917 में। तब पहले चंपारण, तब 3 देखिए यू में है, यू में है, होकनी के दोनों के छोड़ दीजिए, है ही दोनों पर मोहर मारिए। पहले चंपारण, ओकरा बाद कौन? ओकरा बाद खेरा। चंपारण के बाद कथी? खेरा। चंपारण के बाद खेरा। याद रखिए, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में। चंपारण के बाद खेरा में आंदोलन किए थे। ओकरा बाद देखिए चंपारण के बाद खेरा नहीं था, अहमदाबाद था। चंपारण के बाद अहमदाबाद, तब था खेरा में उनका आंदोलन हुआ। ओके। तब लास्ट में रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो पता है आपको कि नाजीवाद जो था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर काम करने वाला था नाजीवाद। ठीक ना। नाजीवाद, फांसीवाद। तिलक नहीं है, तिलका माझी का जन्म हुआ था। तिलका माझी का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी में तिलका माझी का जन्म। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। शाही लीची जो पूरा प्रसिद्ध है ये मुजफ्फरपुर जिला में होता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध, सेडोवा या सेडान का युद्ध कहिए। ठीक ना। इसी के बाद जर्मनी क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। टैगा वन में कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो मृदु काष्ठ वृक्ष मिलते हैं। मृदु काष्ठ वृक्ष किस में मिलते हैं? टैगा वन में। जल डमरू मध इस्थमस, जल डमरू मध इस्थमस से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या है? तो समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना नहीं, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, यही जो होता है जिसके कारण डमरू जैसा बना देता है। जैसे ऐसे और ऐसे हो जाता है, डमरू जैसा हो जाता है, ये पानी बहता है इसमें। ठीक ना। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी में सेब की खेती किया जाता है। क्या चीज की? सेब की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। मेघना जो है निम्नलिखित में से किन 2 नदियों को सम्मिलित धारा है? मेघना जहां 2 नदी का होता है मिलता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सम्मिलित धारा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेघना उसको बोला जाएगा। ठीक है। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो मतदान का अधिकार जो है नागरिक को, ये कैसा अधिकार है? ये आपका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। ओके। आगे देखेंगे। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है समता के अधिकार से? तो ये देखिए आपका कानून की नज़र में सबको समान है, भेदभाव एवं किस विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए, अवसर की समता, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक उपचार के अधिकार का क्या अर्थ होता है? देखिए, आपका मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यह बात सही है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार है ना जी, तो एगो था संपत्ति के तो हटा दिया, तो ये 6 अधिकार में से अगर किसी का हनन अगर कोई कर रहा है तो आप न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं या न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। पता जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया, गर्जीवन बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत कैसा राज है भाई? तो भारत कैसा राज है? तो ये है आपका कल्याणकारी राज है। फांसीवादी नहीं है यहाँ पे, अधिनायकवादी नहीं है, सर्वसत्तावादी भी नहीं है, ठीक ना, यहाँ कल्याणकारी है। गांधी को माना जाता है मार्क्सवादी, फेबियनवादी, दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक ना, अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी। उत्तराखंड की, अब कभी कभी जीभ लड़खड़ा जाता है तो ये ना कि तोतरा है, हम बोलते हैं, है ना तोतला बोलता है, तोता उच्चारण क्वेश्चन। उत्तराखंड की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस किन 2 शहरों में जोड़ी गई? तो उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली और देहरादून के बीच में जोड़ी गई, ठीक ना। 6 क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट आपका सेट के साथ। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास का स्थापना की घोषणा की थी? तब ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा किए थे? तब ब्रिस्बेन में। ये आपका करंट है। देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल ये क्या है? कानून मंत्री है। देश के नया कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि मई 2023 से नियुक्त हुए हैं। मेघवाल जी हैं अर्जुन राम। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तब बांग्लादेश के साथ मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। तब भारत के ओर से कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाग लिए थे G7 शिखर सम्मेलन में। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार याद रखिएगा, इससे तो रिलेटेड एगो क्वेश्चन आएगा, बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। ओके, इनसे रिलेटेड देखे होंगे कि क्या क्या है संसद भवन से, कहिएगा तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हम आपको बना देंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस पे खत्म हो जाएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? जानते हैं, ये है एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। ये मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर है। ओके, तो ये था पूरा आपका 120 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। अपना टाइम निकाल के जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, इससे क्या होता है, एक हौसला बढ़ता है। और ना तो आप ये भी दे दीजिएगा कि किस धरती से है, ये बिहार के 38 जिला में से किस जिला से है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।